प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने विस्तार से स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरा अध्ययन किया और अब हम आगे आते हैं oogenesis के ऊपर। oogenesis, जिसको हिंदी में कहते हैं अंड जनन, यानी अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया क्या है, अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है प्राणियों के अंदर, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने स्पर्मेटोजेनेसिस को परिभाषित किया था, उसी प्रकार से यहाँ oogenesis को भी आप उसी रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ओवम बाई प्राइमरी और प्राइमोडियल जर्म सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी इज़ नोन एज oogenesis। मतलब कुल मिला के इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो अंडाशय जो होता है, ओवरी जो होती है, अंडाशय की जननिक उपकला जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर जो प्राइमरी या आदि जनन कोशिकाएं, प्रारंभिक या आदि जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके द्वारा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। इसी प्रकार से जननिक उपकला में, जो कि वहाँ वृषण की जनन उपकला से और आदि जनन कोशिकाओं से जो शुक्राणु का निर्माण होता था, उसको हम शुक्राणु जनन बोलते थे। इसी प्रकार से ओवरी यानी अंडाशय की जो जननिक उपकला होती है, उसमें स्थित आदि जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। ये जो अंड जनन का प्रोसेस है, ये इसकी तुलना यदि हम स्पर्मेटोजेनेसिस से करें तो उसकी तुलना में ये थोड़ा सा एक जटिल प्रक्रिया होती है। ये कॉम्प्लिकेटेड, देखने में ये सरल दिखाई देता है क्योंकि संरचनात्मक दृष्टि से इसमें जैसे शुक्राणु को हम 3 भागों में विभक्त कर रहे हैं, उसके बहुत सारे और दूसरे भी कार्य ऐसे करने होते हैं, उसके लिए आवश्यक संरचनाएं उसमें पाई जाती हैं, ऐसा इसमें नहीं दिखाई देता। लेकिन ये प्रोसेस उससे अधिक जटिल है, इसको हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि निषेचन के बाद, यानी शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे और निषेचन की क्रिया होगी, उसके बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है, भ्रूण का विकास जो शुरू होता है, तो भ्रूण के विकास के लिए जो आवश्यक पोषण चाहिए, आवश्यक पोषक पदार्थ चाहिए, वो सारे आवश्यक पोषक पदार्थ इस अंडाणु को अपने अंदर सिंथेसाइज करने पड़ते हैं। उन पोषक पदार्थों का निर्माण करना पड़ता है और संचय करना होता है। तो ये सारे जो पोषक पदार्थों का निर्माण और संचय आदि इत्यादि की क्रिया अंडाणु के अंदर चलती है, इसके कारण से ये एक जटिल प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। क्योंकि शुक्राणु में तो किसी भी प्रकार का पोषक पदार्थ निषेचन के बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काम आने वाला वो उपस्थित होता ही नहीं है। शुक्राणु की संरचना इस प्रकार की होती है कि जब उसका निर्माण हो रहा होता है तो न्यूक्लियस में से भी और कोशिका में से कोशिका द्रव्य भी आदि इत्यादि बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। जबकि अंडाणु में ये जितने भी तत्व होते हैं, इनकी मात्रा में वृद्धि होती है लगातार, और वृद्धि के आधार पर ही उस प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को भी हमने 3 भागों में बांटा था, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। उसी प्रकार से इसमें भी हम oogenesis को भी 3 फेज़ में ही डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़। तो सबसे पहले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उस जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं जो बड़ी होकर प्राइमरी जनन कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, या उनको आदि जनन कोशिका भी कहते हैं, उनमें लगातार माइटोटिक डिवीजन प्रारंभ हो जाते हैं, समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। और जो लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, उसके फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं, उनको कहते हैं oogonia। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स इन प्राइमरी जर्म सेल्स प्रोड्यूस oogonia।
इनको हम ऊगोनिया को हम अंडमात्र कोशिका भी बोलते हैं, एग मदर सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो लगातार समसूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप ऊगोनिया का निर्माण हो जाता है। ये मैं आपको एक जो स्लाइड दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड के बराबर में एक डायग्राम भी आप देख सकते हो। तो जो अंडजननी कोशिकाएं हैं, उन अंडजननी कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन के पश्चात ऊगोनिया का निर्माण, एक कोशिका 2 में विभक्त हुई, 2 फिर 4 में हुई, इस प्रकार से होते होते ऊगोनिया का निर्माण हो जाता है। और ये जो ऊगोनिया होती है ये फिर दोबारा से फर्दर इसमें डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के पश्चात इससे बनती है प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंड कोशिका। यानी जो प्राथमिक अंड कोशिका होती है वो लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती है। यही कारण है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। तो ये डिप्लॉइड सेल के रूप में हमें प्राप्त होती है प्राइमरी oocyte, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक अंड कोशिका। तो यहाँ तक की जो प्रावस्था है, इस प्रावस्था को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़, गुणन प्रावस्था। इस गुणन प्रावस्था से जब आगे चलेंगे तो अगला फेज़ कौन सा है? अगला फेज़ है ग्रोथ फेज़, वृद्धि प्रावस्था। ये जो वृद्धि प्रावस्था है, ये वृद्धि प्रावस्था oogenesis के अंदर सबसे लंबी प्रावस्था मानी जाती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द oogenesis, यानी अंड जनन के अंतर्गत ग्रोथ फेज़ सबसे बड़ा फेज़ होता है। क्या होता है इस फेज़ में? जैसे ही ये प्राथमिक अंड कोशिका इस ग्रोथ फेज़ में प्रवेश करती है, इसमें भ्रूण के परिवर्धन हेतु बहुत सारे आवश्यक पोषक पदार्थों का संश्लेषण होता है, और यही कारण है कि इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कई गुना बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप एग्ज़ाम्पल के रूप में देखें तो मेंढक के पूर्ण विकसित अंडाणु ओवम का जो व्यास होता है वो लगभग 1500 माइक्रोन होता है, जबकि इसकी जब वृद्धि करने की शुरुआत होती है, यानी जब इसका प्रारंभ होता है वृद्धि का, तो ये लगभग 50 माइक्रोन का इसका व्यास होता है। तो 50 माइक्रोन से 1500 माइक्रोन तक की वृद्धि इसमें होती है प्राइमरी oocyte में, और ये लगभग इसके विकास में 3 वर्ष का समय लग जाता है, 3 साल का साइज लगभग इसमें लग जाता है। तो वैसे तो प्राणियों में, अलग अलग प्राणियों में वृद्धि काल और ये जो ओवम का साइज़ है ये अलग अलग होता है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से oogenesis के अंदर ये जो ग्रोथ फेज़ होता है ये सदैव लंबी प्रावस्था होती है। मनुष्य में जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, रज चक्र जो होता है, हर रज चक्र में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडाणु जो होता है वो मैच्योर होता है, एक अंडाणु परिपक्व होता है, और इस क्रिया में 14 दिन का समय लगता है। तो ये वृद्धि प्रावस्था सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था है oogenesis के अंतर्गत। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो अंडाणु का आकार तो बढ़ता ही है, इसके अलावा इसमें वृद्धि के समय में ही अंड कोशिका जो होती है वो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा घेर ली जाती है। इन कोशिकाओं को हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे इनका पुटक कोशिकाएं। तो ये पुटक कोशिकाएं जो होती हैं ये इसको अंड कोशिका को oocyte को चारों तरफ से घेर लेती हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये भी जर्मिनल एपिथेलियम से उत्पन्न होती हैं, और इनका काम होता है कि ये अनेक प्रकार के पोषक पदार्थों का सीक्रेशन करती हैं, और ये जो अंडाणु होता है इन सीक्रेशंस को ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के साथ ही इसके अंदर निरंतर आवश्यक पोषक पदार्थ वृद्धि करते हुए चले जाते हैं। अब ये जो वृद्धि प्रावस्था है, इस वृद्धि प्रावस्था को, ग्रोथ फेज़ को भी, ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं बीच में, कि ये जो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो पुटक कोशिकाएं जो हैं फॉलिकल सेल से घिरी हुई, ये एक अंड कोशिका है, ये एक अंड कोशिका का चित्र आप देख रहे हो जो कि पुटक कोशिकाओं से घिरी हुई है। और ये जो पुटक कोशिकाएं हैं ये इसको निरंतर
जो इनके द्वारा सीक्रेशंस होते हैं पोषक पदार्थ प्रदान करती रहती हैं जो कि इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और इसके अंदर भी जैसे केंद्रिका है, केंद्रक है, उसके भी आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई चली जाती है ये। और आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं, इसमें मध्य में केंद्रक है और एक उसके अंदर केंद्रिका न्यूक्लियोलस भी उपस्थित है। बहुत सारे आपको प्राइमरी oocyte के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई दे रहे हैं, अंतःप्रदेवी जालिका भी है इसके अंदर। और इसके बाहर जो जोना रेडिएटा वगैरह जो जिसके बारे में थोड़ा विस्तार से आगे बताएंगे, जो बाहर की लेयर है इस अंडाणु की वो आपको दिखाई दे रही है। तो ये है oocyte कवर्ड विद फॉलिकल सेल, पुटक कोशिकाओं से घुरी हुई एक अंड कोशिका। oogenesis में एक बार और जैसे आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाए तो अंडाणु का निर्माण कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर ही पूरी की पूरी इसकी साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, फैलोपियन ट्यूब, ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये एक ओवरी की संरचना है मध्य में, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम से प्रारंभ हो रहा है और उसके बाद में फिर ये देखिए डबल प्राइमरी oocyte जो कि डिप्लॉयड है, ये प्राइमरी oocyte से प्रारंभ हो रहा है और प्राइमरी oocytes जो कि डिप्लॉयड हैं उनमें डिवीज़न हो रहे हैं। जैसे इसे आप छोड़ के पहले लेफ़्ट वाले इसको डायग्राम को देखो तो इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन फेज़ में फिर प्राइमरी oocyte बना और प्राइमरी oocyte के बाद फिर उसमें डिवीज़न होते हैं, म्यूसिस फर्स्ट होती है, म्यूसिस सेकंड होती है और अंत में एक जाके एक ओवम का निर्माण होता है। और पोलर बॉडीज़ हैं वो छोटी छोटी अलग होती चली जाती हैं, ये थोड़ा और आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि ग्रोथ फेज़ में लगातार एक जो है अंडाणु वही लगभग वही वृद्धि करता है और उसके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं वो आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले ग्रोथ फेज़ के अंदर होने वाली घटनाओं को समझ लें, बाद में इसे देखेंगे। तो ग्रोथ फेज़ में को हम यदि देखें तो वृद्धि प्रावस्था को या ग्रोथ फेज़ को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जो पहला भाग है उसको कहते हैं प्रीवाइटेलोजेनेसिस, पीतक जनन वृद्धि प्रावस्था। तो पीतक जनन पूर्व वृद्धि प्रावस्था, ये इसमें पूर्व एक शब्द और लिखना मैं भूल गया हूँ, पीतक जनन पूर्व वृद्धि प्रावस्था। इस काल में क्या होता है कि पीतक किसे कहते हैं? पीतक कहते हैं योग को, अंडे के अंदर योग पाया जाता है उसको पीतक कहते हैं। तो पीतक का संश्लेषण और संचय होता है, उससे पहले जो घटनाएं अंड कोशिका के अंदर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उनको समझने की आवश्यकता है। तो प्राइमरी oocyte जो है, प्राथमिक अंड कोशिका जो है, पीतक के संश्लेषण से पहले उसमें केंद्रक और केंद्रक का केंद्रकीय द्रव्य, इसके अतिरिक्त कोशिका का द्रव्य, इन दोनों में वृद्धि होती है। तो इसलिए इनको हम दो भागों में पुनः विभक्त करेंगे। पहला भाग आएगा केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि, इंक्रीज इन न्यूक्लियर मटेरियल। इसमें क्या होता है, केंद्रकीय अम्ल जो हैं DNA और RNA, इनकी मात्रा में वृद्धि होती है। इसके साथ ही न्यूक्लियर सेप यानी न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा में वृद्धि होती है और इसके कारण से जब इनमें वृद्धि होगी तो केंद्रक का आकार स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ओवम में केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है और जब केंद्रक का आकार काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है तो इसको हम केंद्रक ना कह के जर्मिनल वेसाइकल कहते हैं। जर्मिनल वेसाइकल जिसको कहेंगे जनन आशय। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए? DNA RNA में वृद्धि हुई, न्यूक्लियोप्लाज्म में वृद्धि हुई और ओवरऑल केंद्रक के साइज में वृद्धि हो गई और इसको जर्मिनल वेसाइकल के नाम से कहना शुरू किया। इसके बाद इस केंद्रक में मियोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है और ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में प्रवेश कर जाता है।
प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में प्रवेश करने के बाद जो विभाजन की, सेल डिवीज़न की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसमें जाइगोटीन की जो अवस्था जब आती है तो उसके बाद इसकी विभाजन की प्रक्रिया रुक जाती है। जाइगोटीन की अवस्था में आने के बाद इसके विभाजन की प्रक्रिया रुक जाती है। अब इस अवस्था में क्या होता है, जब ये तो प्रक्रिया तो रुक गई, लेकिन इस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं उनके आकार में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी अपने आकार में वृद्धि करने लगते हैं। तो ख़ास तौर से जो ऐसे प्राणी होते हैं जिनके अंडों में योग की मात्रा अधिक होती है, पीतक की मात्रा अधिक होती है, जैसे पक्षियों के अंडे में पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है, मछलियाँ हैं, सरीसृप हैं, मेढक हैं, ठीक है, इन सब के अंदर पीतक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इनके गुणसूत्र जो होते हैं वो आकार में वृद्धि करने लग जाते हैं, और वृद्धि करके वो जैसे एक चिमनी साफ़ करने वाला ब्रश आता है ना, लैंप ब्रश, जो चिमनियाँ आती थी पुरानी, जैसे मान लीजिए आपने देखी होगी लालटेन वगैरह, तो उस चिमनी को साफ़ करने के जो ब्रश आते हैं जिनके दोनों तरफ लेटरल साइड्स में बहुत एक उभरे हुए से लूप होते हैं, तो वैसी ही संरचना लगभग इन गुणसूत्रों की बन जाती है, ब्रश जैसी संरचना, इसलिए इनको लैंप ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों का बीच में यदि आप अक्ष देखें, मुख्य अक्ष, तो इनके दोनों तरफ पार्श्व, बड़े बड़े पार्श्व लूप जो है वो निर्मित हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो अन्य क्रिया होती हैं उसे भी आप समझ लीजिए, जैसे जीन एम्प्लीफिकेशन और रिड्यूडेंसी। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन्स होते हैं उन जीन्स के अंदर तीव्र अनुलेखन की, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इसके कारण डीएनए द्वारा जो आरएनए का संश्लेषण बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यही प्रक्रिया जो होती है इसको हम जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इसमें टीआरएनए और आरआरएनए की मात्रा भी लगातार बढ़ती है, और इसी में से लगभग 10% मान लीजिए एमआरएनए जो प्रोटीन के आवरण में उनको लपेटकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है। ये संदेशवाहक होते हैं, ये भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं, और ये अब आगे प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते। इनको हम इन्फॉर्मोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये जो घटना केंद्रक के अंदर हो रही है, इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका जो होती है, उसके अंदर भी वृद्धि होती है, यानी कुल मिलाकर केंद्रिका के आकार में भी वृद्धि होती है। जैसे मान लो आप एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में देखें तो उनमें एक के बजाय अनेक केंद्रिका उत्पन्न होती हैं, और ये जर्मिनल वेसाइकल के उस परिधि में जाकर स्थित हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो जीन एम्प्लीफिकेशन है और इंक्रीज़ इन न्यूक्लियोलस है, ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि इसके केंद्रकीय द्रव्य में लगातार देखने को मिलती है। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है, ख़ास तौर से ये ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है, इसमें पाए जाने वाले आरआरएनए की प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। तो ये मैं समझता हूँ कि oogenesis में किस किस तरह की क्रियाएं होती हैं उसका प्रारंभ आज थोड़ा सा हुआ है। आगे इस विषय में हम और आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इसका एक पार्ट तो न्यूक्लियर इंक्रीज़ या चेंजेस इन न्यूक्लियर मटेरियल कह सकते हैं, इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर मटेरियल अभी मैंने आपको बताया। इसके बी पार्ट में आएगा इंक्रीज़ इन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।